दूसरे सत्र में सभी लोगों का पुनः स्वागत। जो नए लोग आए हुए हैं उनका स्वागत, नरेंद्र सिंह जी आए हुए हैं उनका स्वागत, और हमारे फैकल्टी के तिवारी जी जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं उनका स्वागत, सी शर्मा जी बाद में आए हुए हैं उनका स्वागत, और अन्य लोग जो आए हुए हैं उनका भी सभी का स्वागत कर रहे हैं। और हम लोग तिवारी जी से चर्चा कर रहे थे पिछली बार, तो एंडोक्राइन सिस्टम पे ही चर्चा हो रही है। इस बार भी एंडोक्राइन सिस्टम है और उस पर आगे अपने विचार व्यक्त करेंगे तिवारी जी। तिवारी जी की क्लास को खुद ही कंट्रोल करते हैं, इसलिए मेरी आवश्यकता वहां नहीं रहती है। 9:10 तक तिवारी जी आप 5 मिनट और 9:05 से 9:10 तक आप कर सकते हैं। हमारी 9:15 पे मीटिंग है, हमको केवल 3 मिनट चाहिए बीच में रुकने के लिए, तो हम 9:15 पे हम अपनी मीटिंग शुरू करेंगे। तो हमको 9:10 पर आप छोड़ देंगे तो 12 तक मैं क्लास खत्म कर दूंगा। यस सर। ओवर टू तिवारी जी। शेयर करना नहीं मुझे, आपको प्रणाम और सब लोगों को प्रणाम। और देखिए, हम जामवंत की भूमिका में कभी निभाते हैं कि आपको बता दें कि आपकी ताकत, आपकी शक्ति, बल और आपका उत्साह कितना होना चाहिए, बस उसी भूमिका में। जैसे अगर हनुमान जी को न बताए होते तो जाते नहीं, वो तो कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, लेकिन गए। तो ऐसे लोग सब करिए आप लोग, ठीक है। तिवारी जी प्लीज। अरविंद सर को प्रणाम और सारे साथियों को प्रणाम। हम लोग कल एंडोक्राइन सिस्टम पे कुछ चर्चा किए थे, आज पुनः उस पर चर्चा करते हैं। मैं कुछ प्रेजेंट करता हूँ अपनी सीट। कल हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम पे कुछ चर्चा किया था, तो पुनः थोड़ी सी पीछे की चीजों को रिविजिट कर लेते हैं कि याद आ जाएगा और फिर आगे चलते हैं। ऑडिबल हूं ना मैं सर? बिल्कुल ऑडिबल। हाँ सर, ऑडिबल है। ओके, तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था एंडोक्राइन सिस्टम पे। तो ये उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने चर्चा किया था कि कुछ ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड की चर्चा किया था हम लोगों ने कि जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर है। जैसे एंटीरियर से ये GH, प्रोलैक्टिन, ACTH, TSH, FSH, MSH, LH ये, और पोस्टीरियर से DH और ऑक्सीटोसिन ये रिलीज होती है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग कल चर्चा किए थे, तो कुछ ग्लैंड चर्चा किए थे। तो आज जो बचे हुए इनमें से जो हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, उस पर एक बार वापस चर्चा करते हैं हम लोग। तो इसमें किस पे किए थे हम लोग, ये कहाँ से? हम लोगों ने कल एक और विशेष चर्चा किया था, अगर सबको ध्यान होगा तो, कि हाइपोथैलेमस जो है ना, ये लिम्बिक सिस्टम का सर्वोच्च सदस्य है, और बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको कंट्रोल करता है। उनके द्वारा जो सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स, उनको कंट्रोल करता है। उनको ये बोलता है कि आपको सीक्रेट करना है या नहीं करना है। सीक्रेट कोई और ग्लैंड करता है, लेकिन उस ग्लैंड को सीक्रेशन करना या नहीं करना ये हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस को जो सिग्नल मिलता है वो ब्लड में रिसेप्टर्स हैं, वो अवेलेबल हैं, वो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि आपको इनको ये ऐसी कंडीशन है। उस बेस पर जैसे हम लोग बोले थे ना, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर या FSH रिलीजिंग फैक्टर, ये रिलीजिंग फैक्टर बोलता है कि आप हार्मोन को रिलीज करो, और या इनहिबिटिंग फैक्टर बोलता है कि आप हार्मोन की रिलीज को रोको। तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस ये फैक्टर रिलीज करता है, और इन फैक्टर के बेस पे वो ग्लैंड अपना हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था प्रोलैक्टिन से, यहाँ से हमको लगता है कि यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था। तो प्रोलैक्टिन जो भी ये क्या है, ये एक हार्मोन है जो कहाँ से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका नाम है ल्यूटोट्रोपिक लैक्टोजेनिक या
मेमोट्रोपिन तथा लैक्टोजेन हार्मोन, इनका अलग नाम भी है ये, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होती है। वो हाइपोथैलेमस रिलेट कैसे होता है? वो ये बोलेगा कि प्रोलैक्टिन करना है कि नहीं करना है, तो ये कराएगा हाइपोथैलेमस। और इसका ये एक कहाँ से होता है? एसिडोफिलिक सेल, जो इंटीरियर पिट्यूटरी के सेल, वहां से ये सीक्रेट होता है। करता क्या है ये? पिट्यूटरी माने यौनावस्था में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। हम लोग पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो थोड़ा इसको और एलोबरेट करेंगे। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इस हार्मोन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, प्रोलैक्टिन, पुरुषों में। मेंस की जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जिसमें टेस्टिज में जो सेल ऑफ लेडिक्स है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, वो देखेंगे हम लोग। तो ये कहा जा सकता है कि एलएच की एक्टिविटी को वो बढ़ाता है। और महिलाओं में क्या करता है? प्रेगनेंसी में मदरहुड मेंटेलिटी को डेवलप करने में सहायक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। माने एक प्रेग्नेंट लेडी को मदर बनना है, माने उसकी इस मेंटेलिटी में कि मदरहुड एक अच्छी कंडीशन है, माने उसको ये डेवलप करता है, ये इनसाइड ये डेवलप करता है कि मैं मदर बनूंगी या जो ये बेबी बॉर्न होगा। तो इस मेंटेलिटी को डेवलप करने में प्रोलैक्टिन की बहुत बड़ी भूमिका है। और क्या करता है? मिल्क की सिंथेसिस कराता है मेमोरी ग्लैंडुलर टिश्यू से, और मिल्क ट्यूबल्स को मेंटेन करता है। मेंस की महिलाओं में ये मिल्क सिक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मदरहुड माने उनमें जो मातृत्व की भावना है उसको डेवलप करता है। और पुरुषों में एलएच की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, प्रोलैक्टिन। माने किसी भी लेडी को जो मिल्किंग की है, मिल्किंग में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग प्रोलैक्टिन मींस के एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी काम कर सकते हैं। प्रोलैक्टिन कहां से गवर्न होगी? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी हम लोग मिल्किंग के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये, ल्यूटोट्रोपिन या गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। ये भी वहीं से रिलीज हो चुका है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, बेसोफिल सेल से सीक्रेट होता है। ये क्या करता है? पुरुषों में ये टेस्टिज में सेमिनिफेरस ट्यूबल का ग्रोथ प्रमोट करता है, और सेल ऑफ लेडिक से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। अगर हम लोग देखेंगे, ये टेस्टिज का है, हम लोग एमआरएस में पढ़ेंगे इसको, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबल है टेस्टिज का, इसको ग्रोथ कराता है। इसकी ग्रोथ कराने के लिए ये, तो एलएच की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस सेमिनल जो टेस्टिज में। इसको हम लोग वहां एलोबोरेट करेंगे, लेकिन एक बात से बता दी कि सेमिनल फेरस ट्यूबल है, जहां पर जब स्पर्म बनता है, तो यहाँ को इसकी ग्रोथ को प्रमोट कराता है। सेमिनिफेरस ट्यूबल की ग्रोथ प्रमोट कराता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। महिलाओं में क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलकर कार्य करता है, और ओवरी में जर्मिनल सेल मेंटेन करता है। ये देखिए, अगर इसको ओवरी को देखेंगे, ये ओवरी, तो यहां पर ये जर्मिनल सेल है, ये धीरे 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 करके ये एग यहाँ रिलीज होता है ये ओवरी में। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, यहीं पर इस जर्मिनल सेल पे काम करता है। माने महिलाओं में भी यहाँ काम करता है और पुरुषों में भी यहाँ काम। ये पिक्चर एक ओवरी का है जिसमें ये उसके बारे में बताया गया है, तो हम लोग कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे कराता है ये, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलके काम करता है ये, और जर्मिनल सेल को मेंटेन करता है। ओवरियन फॉलिकल में फ्लूइड का रिटेंशन करा के ओवल्यूएशन कराता है। ओवल्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर है, जब ये ओवम एग निकल जाता है 14 दिन बाद यहाँ से मैच्योर होके, तो इसको भी कराता है, माने फ्लूइड को रिटेंशन कराता है। तो ओवरी में भी इसका फंक्शन है, टेस्टिज में भी फंक्शन है। ये कहने की है कि एलएच पुरुषों में सेमिनिफेरस ट्यूबल की ग्रोथ प्रमोट कराता है, और महिलाओं में
जर्मिनल सेल को मेंटेन करता है एफएसएच के साथ मिलके, और भी ओवेरियन फॉलिकल में फ्लूइड रिटेंशन कराता है, उन्हें फ्लूइड को रोकता है। और जब ये ओवा निकल जाता है तो उसको कार्पस लुटियम में कन्वर्ट कर देता है। अगर इस पिक्चर को आप देखेंगे तो ये ओवा निकलने के बाद ये कार्पस लुटियम बन जाता है, ये कार्पस, और ये वापस यूटिलाइज हो जाता है बॉडी में। अगर ये इसकी कमी होती है, किसकी कमी होती है? एलएच की। तो महिलाओं में जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मैंने वो ये कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाती है एलएच की कमी में, तो और गर्भधारण की क्षमता रहती है। मैंने एलएच बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ निभाएगा। और एलएच की कंट्रोलिंग हम लोगों ने बोला था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा, जिसका कंट्रोलिंग हाइपोथैलेमस करता है। तो हम अगर इसको ट्रीटमेंट करना है तो हमको पिट्यूटरी पे भी करना है और हाइपोथैलेमस पे भी करना है। एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हम लोग स्किन की बात कर रहे हैं। स्किन में जो इपिडर्मिस में सबसे नीचे वाली लेयर में ये क्या मेलानोसाइट सेल पाए जाते हैं। यही सेल एक पिगमेंट सिंथेसाइज करते हैं जो त्वचा को गहरा रंग देता है। माने जिसके पास ज्यादा ये सेल है, ये माने ये पिगमेंट बनेगा, उसका रंग डार्क होगा, और जिसमें ये कम होगा उसका कलर लाइट होगा। तो ये कह रहा है कि मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने हेतु इंटीरियर पिट्यूटरी एमएसएच को लिबरेट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये बनेगा वहीं से, लेकिन गवर्निंग कहां से होनी है? हाइपोथैलेमस से। इसको सिग्नल देगा कि तुमको बनाना है कि नहीं बनाना है। द सेम पिगमेंट मेलानिन is also present in pia matter of brain, choroid, layer of eyes and adrenal cell। तो ये इंपॉर्टेंट है सेल की कलर के लिए, बॉडी के कलर के लिए, स्किन के कलर के लिए। ACTH, एड्रेनो कार्ट्रियोकार्ट्रोपिक हार्मोन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ये क्या करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में। एड्रेनल कॉर्टेक्स कहाँ पे है? किडनी के ऊपर जो एड्रेनल है कॉर्टेक्स है, तो उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एड्रेनल कॉर्टिकल सेल को कॉर्टिसोल सिंथेसिस से स्टिमुलेट करता है। ये बॉडी में काम नहीं करता, इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग कॉर्टिसोल को कि क्या करता है। तो ACTH का काम है एड्रेनल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन है। मेल्स में यही काम करता है। प्यूबर्टी में सेमीफेनस ट्यूबल को ग्रोथ दिलाता है और स्टिमुलेट करता है जेमेटोजेनेसिस, माने स्पर्म की बनने की प्रक्रिया को जेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसमें ये हेल्प करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में। और फीमेल में क्या करता है? ओवरियन फॉलिकल को डेवलप करता है। हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये जो फॉलिकल है ना, ओवरियन फॉलिकल, ये फॉलिकल है, प्राइमरी है, फिर डेवलप होता रहता है, तो इसको बनाने में ये काम करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसमें से धीरे से आगे चल के ओवा निकलता है। ये पूरी पिक्चर ओवरी की है। तो फोलिक FSH दोनों के लिए काम करता है, मेल के लिए भी गेमेटोजेनेसिस कराता है, गेमेटोजेनेसिस, और यहाँ पर ये ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट और ग्रोथ कराता है। मुख्य रूप से ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में इनके बहुत इंपॉर्टेंस है, FSH के, LH के और GH के। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह ट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्लैंड के टिश्यू को कार्यशील बनाने हेतु थायरॉक्सिन की सिंथेसिस स्टिमुलेट करता है। इसको हम लोग थोड़ा फिर से एक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये कैसे करता है। ये हार्मोन क्या करता है? थायराइड जो TSH है, ये अलग अलग चीजें इससे निकलती हैं और इसको स्टिमुलेट करता है वही हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे थोड़ा, इस बाकी TSH और थायराइड के फंक्शन के एक बार और अभी हम लोग एलोबरेट करेंगे। थोड़ी इन चीजों को पहले पढ़ लें। ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है? ये देखिए,
हार्मोन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया ऑफ हाइपोथैलेमस से संश्लेषित पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बाकी इसके पहले जितने थे वो एंटीरियर से, पोस्टीरियर से जो 20% पार्ट है जो पीछे है। आवश्यकता अनुसार रक्त में इसका सिक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, माने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच बनता है। करता क्या है ये एडीएच? ये किडनी के नेफ्रॉन में जल का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। एडीएच अगर आवश्यक मात्रा में है तो किडनी से रीएब्जॉर्प्शन, किडनी से रिलीज होने के बाद रीएब्जॉर्ब होता है सारे बहुत सारे मटेरियल माने तत्व जो हैं, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन करने की जो प्रॉपर्टी है वो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार है। अगर एडीएच कम है तो क्या होगा? इसका सिक्रेशन कम हो गया तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने से जो यूरिन है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। दिन की तुलना में रात को मेंस्ट्रुएशन फ्रीक्वेंसी टी यहाँ छूट गया है बढ़ जाती है। इस दशा को डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं। अब देखिए यूरिन बहुत होगा, रीजन कौन है? एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करती है? एडीएच का सिक्रेशन नहीं करती है। ये एडीएच का सिक्रेशन इम्प्रॉपर है तो आपका यूरिन बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे अरे यार यूरिन क्या बोलते हैं इनको, मधुमेह है, डायबिटिक है, लेकिन इसके लिए हमको ये भी सोचना होगा बाकी चीजों के साथ कि क्या एडीएच इनका कंट्रोल है कि नहीं। तो कैसे होगा? और ये एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो किडनी अपना काम नहीं करेगी। किडनी का फंक्शन है आगे इसको एब्जॉर्ब करना, तो नहीं करेगी क्योंकि एडीएच नहीं है। एडीएच की सामान्य से अधिक मात्रा वास्को कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करती है, जिसकी वजह से हार्ट वेसल की कोरोनरी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अब ये ध्यान दे, वहां क्या है कि अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कराती, एब्जॉर्ब कैसे करेगी? कंस्ट्रिक्ट करेगी। जो पीसीटी ट्यूबुल्स हैं उनकी साइज को कम करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्लो मूव करता है फ्लूइड। अगर वो बढ़ जाएगी, फ्लूइड फास्ट मूव करेगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। और अगर ये हार्ट वेसल में कंस्ट्रिक्टर का काम कर देती है तो क्या होगा? जो ब्लड को मूव करने के लिए कम एरिया मिलेगी। जो ये कोरोनरी कंस्ट्रिक्शन का मतलब कि हार्ट की अपनी कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं हम लोग, हार्ट उस आर्टरी से जो हार्ट के ऊपर है खुद को ब्लड लेती है। ब्लड की सप्लाई इस कोरोनरी आर्टरी से होती है। सबसे पहले हार्ट से निकलने के बाद लेफ्ट से वो पहली लाइन जाती है हार्ट को खुद, उसको वो कोरोनरी है, माने हार्ट को जो ब्लड आता है वो कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी उससे मिलता है। तो वो अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई तो हार्ट को ही ब्लड नहीं मिलेगा। तो एडीएच की मात्रा एक्सेस होने से जो कैपिलरी है या ट्यूब है उनका डायमीटर कम हो जाएगा। कंस्ट्रिक्टर का मतलब है कम कर देता है, वो कंट्रैक्ट कर देता है, कंट्रैक्शन कर देता है। तो एक्सेस होना बहुत नुकसानदेह है, और कम हो गया तो आदमी को का जो यूरिन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये मैनेज, और कहां से ये कंट्रोल होगी? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन। ये दो चीजें निकलती हैं पोस्टीरियर से, ऑक्सीटोसिन ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलती है हार्मोन, वहीं से श्रवण होता है। इसका माइल्ड इफेक्ट एडीएच की तरह, अभी हम लोग एडीएच की बात किए थे, माने ये भी वो कंस्ट्रिक्टर और ये काम करता है। एक पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? इंटरकोर्स के दौरान जो है ना, ये वजाइना की पेशियों और लिगामेंट्स को रिलैक्स कर देता है, माने उसमें जो टेंशन है उसको कम कर देता है, माने रिलीफ की कंडीशंस में ले आता है, जिसको हम लोग रिलैक्स बोलते हैं। और इंटरकोर्स के बाद ये यूट्रस में वेव क्रिएट करता है, तरंग उत्पन्न करता है, जिससे कि जो स्पर्म है वो मूव करके इनसाइड यूट्रस में चले जाए। माने यूट्रस में के इनसाइड मूव करने के लिए ये एक वेव क्रिएट करता है। और क्या करता है? मेंसेज के केस में ये तरंगे पैदा करके इंडोमेट्रियल टिश्यू को बाहर निकलता है। जब ये 3 या 4 दिन का जो पीरियड है मेंसेस, उसमें क्या होता है?
ब्लड को बाहर निकलना है, तो ऐसी वेव बनाता है कि गर्भाशय से के में जो एंडोमेट्रियल टिश्यू हैं जो बने हैं, जाइगोट के लिए बने थे, जाइगोट नहीं मिला तो वो बाहर निकलना है, तो वो बाहर निकलने में मदद करता है। कब? जब मेंसेस की कंडीशन है। लेकिन अगर स्पर्म को इनसाइड लेना है तो भी ये काम करता है। तो दोनों केस में, वजाइना से बाहर निकलने के लिए, माने यूट्रस से बाहर निकलने के लिए या यूट्रस के अंदर जाने के लिए, दोनों ही केस में वेव जनरेट करता है कि ये काम हो जाए। ये ऑक्सीटोसिन का इंपैक्ट, ये है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हार्मोन अभी हम लोग चर्चा कर लिए थे कि इसमें क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा समय इसमें टाइम देना चाहते हैं कि थायराइड क्या है। मानव शरीर में थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, माने साइज में जो बड़ी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्लैंड। कहाँ होती है? लैरिंक्स के नीचे ट्रकिया के दोनों बगल दो लोब्स हैं, और दोनों लोग एक दूसरे से एक ब्रिज से जुड़े हैं जिसे इस्थमस कहते हैं। और ये क्या हार्मोन स्रावित करती है? थायरॉक्सिन और कैल्सिलोनिन, थायरोकोलो कैल्सिनिन, कैल्सिटोनिन। ये इंग्लिश में स्पेलिंग गलत है इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। कैल्सिटोनिन, इसको हम लोग देखते हैं इस पिक्चर से। ये है थायराइड ग्लैंड, लोकेशन थायराइड ग्लैंड की है। लेरिंग्स के नीचे ये तितली की आकार की है और ट्रैकिया पे कवर्ड है। ट्रैकिया के ऊपर ये थायराइड ग्लैंड है। जो बीच वाला पोर्शन है इस्थमस है। राइट की तरफ राइट लोब, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट लोब। और अगर इसको बैक साइड से देखें, क्योंकि ये पिक्चर बैक साइड से है, तो ये चार जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं ये पैराथायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई है और बैक साइड में है। तो दो लोब है थायराइड ग्लैंड्स के, लेफ्ट राइट, और इस्थमस से जुड़े हुए हैं। ट्रैकिया के ऊपर है, लैरिंग्स के नीचे है, और चार जो बिंदु दिख रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड है। तो ये लोकेशन है थायराइड ग्लैंड की। थोड़ा और अगर व्यू में देखें तो वही व्यू है, थोड़ा अलग अलग तरीके से दिखाया गया कि ये थायराइड ग्लैंड है, ब्लड यहाँ से इस तरह सप्लाई होता है। वही पिक्चर है एक दूसरे फॉर्म। तो ये थायराइड ग्लैंड ये वाली पोर्शन है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है ये बटरफ्लाई शेप की है, और लोकेशन हम लोगों ने देखा कि ट्रैकिया के ऊपर है। इसका जो वेट है ना वो 20 to 40 ग्राम है, माने इसमें वजन है। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है 3 सेंटीमीटर है। स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था कि राइट लोब लेफ्ट लोब है और ये ट्रैकिया है। ये क्या करती है? थायरॉक्सिन, इसको हम लोग T4 बोलते हैं। जब हम डॉक्टर के टेस्ट कराने जाते हैं तो बोलता है T3 और T4 टेस्ट करते हैं। कैल्सिटोनिन ये भी टेस्ट किया जा सकता है। तो T4 और T3 क्या है? तो थायरॉक्सिन ट्राई आयोडी थ्रायोनाइन, ये T3 और T4 के नेम है। ये बनते कहां से? तो जो आयोडीन, आयोडीन एक हम लोगों ने शब्द सुना है, शायद नमक से रिलेट करता है बहुत, हम लोग जो नॉर्मल भाषा में जानते हैं। तो आयोडीन के जो 3 अणु हैं वो T3 बनाते हैं, ट्राई आयोडी, आयोडो थायरोनिन, ये T3 है। और T4 जब आयोडीन के 4 अणु होते हैं, थायरॉक्सिन, तो आयोडीन 3 अणु जुड़ता है तो T3 बनता है, 4 अणु बनता है तो T4 बनता है। ये कहां से होते हैं? तो ये जो सेल है, फॉलिकल सेल, ये इसके सेल हैं जिनका नाम है फॉलिकुलर सेल, इस थायराइड ग्लैंड के, इसी से ये बनते हैं, इसी से ये बनते हैं ग्लैंड। इस ग्लैंड से रिलीज होता है ये फॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है T3 एंड T4, आयोडीन के 3 बांड और आयोडीन के 4 बांड। और कैल्सिटोनिन ये सीक्रेट होता है पैरा फॉलिकुलर सेल से।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि आयोडीन के जो 3 अणु हैं वो T3 है और 4 अणु से T4 बनता है। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ये देखते हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को वो चेक करता है कि फंक्शन कर रहा है, ये कैसा कर रहा है। तो T3 T4 कैल्सिटोनिन, ये तीनों चीजों को वो चेक करने की कोशिश करता है लैब में, चाहे जो भी वो जैसे भी वो करता है। अब देखिए ये क्या है, आयोडीन का एक एसेंशियल पार्ट है। फंक्शन कैसे होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है T3 बनाती है और T4 बनाती है। T3 बनाने के लिए, T4 बनाने के लिए वो ब्लड से आयोडीन को ट्रैप करती है। ब्लड में जो आयोडीन उपलब्ध है उस आयोडीन को ब्लड से निकालती है और उसे T3 या T4 बनाया जाता है। कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड बनाती है ब्लड से। और दूसरा शब्द है ग्वाटर। अब अगर ब्लड में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलता है तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये अपनी साइज को बड़ा कर देती है। वो दिखने लगता है कि किसी व्यक्ति का जो ये थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो गया, ग्वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, और बाकी हमने सुना था घेंघा या क्या बोलते थे, गलगंड, ये वो अपने आप बढ़ा लेती है। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड में आयोडीन की कमी होती है, तो वो अपनी एरिया बढ़ा के आयोडीन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है थायराइड ग्लैंड। तो अगर किसी का थायराइड ग्लैंड बड़ा है तो ये पॉसिबिलिटीज है कि उसके ब्लड में आयोडीन की शॉर्टेज थी और थायराइड ग्लैंड ने खुद अपना शेप बड़ा कर लिया। आपको फिजिकली दिखने लगेगा कि इसका ये थायराइड ग्लैंड बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आयोडीन की शॉर्टेज होने की संभावना है। उसी को ग्वाटर बोलते हैं। करता क्या है ये? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, ये ब्लड में जो थायराइड ग्लैंड है ये ब्लड में बीएमआर बढ़ाता है। मींस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया था, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, इस एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। अगर ये नहीं होगी T3 T4 तो ब्लड में मेटाबॉलिक रेट्स वेरी करेंगे। मतलब हमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का या फैट का, या ग्रोथ होना है, डेवलपमेंट होना है स्केलेटन का, सारी चीजें किस चीज पे बॉडी का डिपेंड करती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा ग्रोथ नहीं होगा, हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इन एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो बीएमआर, थायराइड ग्लैंड बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। इससे हीट का भी प्रोडक्शन होता है और बाकी चीजों, फंक्शन जो होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो शरीर के केमिकल रिएक्शंस है, उनके लिए इनकी आवश्यकता है। कैसे कंट्रोल होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे ब्लड में T3 कम है या T4 कम है, तो ब्लड में T3 T4 कम होने पर जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये सीधे हाइपोथैलेमस को बोलता है कि भाई मेरे पास ब्लड में T3 नहीं है, T4 नहीं है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? TRH, थायरो ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को गाइड करेगा, कि स्टिमुलेट करेगा कि तुम TSH को स्टिमुलेट करो। तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट किसको करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी TSH रिलीज करेगी थायराइड ग्लैंड के लिए, और थायराइड ग्लैंड इस स्टिमुलेशन से T3 और T4 बनाएगा। बनाएगा कौन? थायराइड ग्लैंड। कब बनाएगा? TSH की उपलब्धता पर। TSH आएगी तो बनाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। TSH कब आएगा? जब एंटीरियर पिट्यूटरी इसको बोलेगी बना के देगी। और ये कहां से गवर्न होगा? तो हाइपोथैलेमस है। तो ये नोट करने की जरूरत है कि अगर T3 T4 कम है तो पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन गवर्निंग कहां से हो रही है?
हाइपोथैलेमस है। तो अगर आपके ब्लड के रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, इनहिबिशन करना है या प्लस करना है, इनहिबिशन माने रोकना, तो अगर शुगर ब्लड में T3 T4 का लेवल बढ़ गया तो ये बोलेगा कि भैया रोको, इनहिबिशन करो, ये TRH रिलीज नहीं करेगा, तो ये T3 T4 नहीं बनेगा, और T3 T4 को जब ये कंज्यूम कर लेगी बॉडी इन फंक्शंस के लिए, बेसल बेसिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए, तो ब्लड में कम होगा तो वापस हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा करेगा। तो ये बताने का पर्पज ये है कि T3 T4 अगर ब्लड में कम या ज्यादा है तो किसकी वजह से है, थायराइड ग्लैंड से। गवर्निंग किससे है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। उसकी गवर्निंग किसकी है, हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है एंडोक्राइन का, जो सबका कंट्रोलर है, माने वो कहता है बाकी लोगों को ये काम करो या ना करो। तो हमें हाइपोथैलेमस को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो बाकी फंक्शन करेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब एक शब्द था कैल्सिटोनिन, ये कौन देता है, थायराइड ग्लैंड की जो पैराफोलिकल सेल है, सील सेल, ये कैल्सिटोनिन सीक्रेट करते हैं। और ये क्या करता है, खून में अगर ब्लड में इसका बढ़ जाता है, कैल्शियम अगर बढ़ जाता है ब्लड में, अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया तो ये कैल्सिटोनिन ब्लड में अवेलेबल कैल्शियम को कम करता है, लोअर करता है। बढ़े हुए कैल्शियम के लेवल को कैल्सिटोनिन कम करता है, रिलीज थायराइड ग्लैंड से ही होता है। तो कैसे करता है, ये कैल्शियम को बोन के पास देकर डिपॉजिट करा देता है। ब्लड में जो अवेलेबल कैल्शियम है उसको वो बोन के पास डिपॉजिट कराता है कैल्सिटोनिन। माने कैल्सिटोनिन अगर डॉक्टर चेक कर रहा है और ये जानना चाहता है कि क्यों चेक कर रहा है, आप जानना चाहते हैं, तो ये जानना चाहता है कि ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा है तो कैल्सिटोनिन अपना काम कर रहा है कि नहीं। अगर कैल्सिटोनिन अपना काम नहीं करेगा तो आपकी बोन भी वीक होंगी और आपके ब्लड में कैल्शियम भी ज्यादा होगा। तो एक्स्ट्रा माने हायर अमाउंट ऑफ कैल्शियम को बोन को डिपॉजिट करने का काम कौन करता है, कैल्सिटोनिन। दूसरा क्या काम करता है, जो रीनल है, किडनी के जो पीसीट्यू और रीनल सिस्टम, इसमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। कहां पे, रेनल सिस्टम में, पीसीटी, और यहां पे भी कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन। तो कैल्सिटोनिन का दो काम हुआ, ब्लड में कैल्सिटोनिन कैल्शियम को मेंटेन करना। कब, जब कैल्शियम बढ़ा हुआ है। पहला केस कैल्शियम बोन को देगा और कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कम कर देगा। तो दो काम कैल्सिटोनिन करता है। दूसरी, अगला थोड़ा सा ये जाने, और हम लोगों ने एक पैराथायराइड ग्लैंड देखा था, जो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में 4 बिंदु दिखे थे। ये छोटे छोटे क्वांटिटी में 4 है, बैक पोर्शन में है। इनका एक वेट जो है 50 मिलीग्राम है, उसका ग्राम में था ये मिलीग्राम। फंक्शन क्या, पैराथायराइड, ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। तो ये क्या करता है, जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है, वो क्या किया था कैल्सिटोनिन, कैल्शियम एक्सेस होने पे कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन रोकता था और बॉडी बोन को देता था कि वहां जाके डिपॉजिट हो जाओ। लेकिन पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच क्या करेगा, ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा अगर कम हो जाता है। कैसे बढ़ाएगा, ये रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन को रेनल सिस्टम में, पीसीटी और ये जो सिस्टम है रीनल सिस्टम, इसको एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाए। कैल्सिटोनिन क्या करता था, एब्जॉर्प्शन को रोक देता था, ये बढ़ा देता। और दूसरा काम क्या करता है, ये बोन से ही कैल्शियम को डिस्ट्रॉय करके ब्लड में भेज देता है।
ध्यान से सुनिए आप लोग इस बात को, वो बोन से ही कैल्शियम को निकाल देता है और ब्लड में भेज देता है। तो अगर आपके ब्लड में कैल्शियम है और कम लग रहा है तो दो चीजें हो सकती हैं, कि आपके बोन से ही कैल्शियम ब्लड को भेज रहा हो, और ये काम कौन करेगा? पैराथायराइड ग्लैंड। तो कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन, ये दोनों का फंक्शन उल्टा है। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, कैसे? बोन को भेजता है और रीअब्जॉर्प्शन कम करता है। और पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन ये क्या करता है? बोन से ही ले लेता है, बोन को डिजेनरेट करा देता है। तो अगर किसी का बोन लग रहा है कि उसमें कैल्शियम है, उसके ब्लड में कम है, तो ये संभावना है कि वहां से बोन से ले आएगा, वहां माने बोन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन का जो फंक्शन है ये बिल्कुल उल्टा है। ये हम लोगों ने पढ़ा था थायरॉक्सिन, और ये क्या कहता है? अब ये देखिए कि ये आयोडीन बाउंड प्रोटीन है जिसको हम लोग बोले थे। अब हाइपोथायरॉयडी, हाइपो माने कम, थायरॉक्सिन कम हो गया। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि थायरॉक्सिन क्या करेगा? जब ये हो जाएगा तो शरीर का विकास रुक सकता है, शारीरिक विकास स्ट्यून्ड हो जाएगा, बच्चा मेंटली काम करने में, माने थायराइड थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है, इसकी कमी हो रही है, तो बच्चे में ये प्रॉब्लम डेवलप होगी थायरॉक्सिन से। थायरॉक्सिन माने हम लोग आयोडीन की बात किए थे ना, T3 और T4, ये फिर से एक बार देख लें जी, उसमें ना रहे। T4 को थायरॉक्सिन बोलते हैं और T3 को ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो T3 T4 कम हो गया, आयोडीन की कमी हो गई। तो यहां ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये हाइपो हो गया तो क्या होगा? क्रेटिनिज्म की दशा में बच्चा मेंटली काम करने में अक्षम होगा, एडीओसी, शारीरिक विकास रुक जाएगा, फोरहेड पे सिलवटे होंगे, होठ मोटा होगा। ये चिल्ड्रन में। महिलाओं में क्या होगा? थायरॉक्सिन की कमी। देखिए थायरॉक्सिन चेक कैसे करेंगे? तो ये ध्यान रखिएगा कि T3 और T4 चेक होना है। तो T4 ये बोल रहा है कि T4 कम हो गया, इसीलिए सर जब भी बोलते हैं थायराइड चेक हुआ तो सर पूछते हैं कि T3 और T4 कितना है, तो अपनी उसके आसपास है कि नहीं। तो T3 T4 क्या करेंगे? ये बोला जा रहा है कि शरीर में आयोडीन की कमी है। थायरॉक्सिन की कमी होने से क्या होगा? अगर ये हम लोग महिलाओं की बात करें, अधिकतर, अगर अधिकतर, इसमें बोल रहा है कि अधिकतर कमी पाई जाती हो तो किसी में भी सकता है जो फर्टाइल मोटी और 40 के आसपास है, मतलब फर्टाइल है और 40 के आसपास है, तो क्या होगा? लेथार्जिक हो जाएंगे, ज्वाइंट धीरे धीरे काम करेंगे, आवाज भारी हो जाएगी, शब्दों का उच्चारण साफ नहीं होगा, चेहरा फूला और त्वचा सूखी मोटी हो जाएंगी, बाल झड़ जाएंगे, होठ और कान मोटे और भद्दे होंगे। महिलाओं को पसीना नहीं आता, एक वो है कि अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है तो इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। इसके साथ हृदय और नाड़ी गति सामान्य से कम होगी, 72 की बात हो रही है, कम हो सकता है। मैं नर हर गया ये शिकायत लेके भी जाएंगे कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर ये है आपके पास तो ये संभावनाएं है कि ये कहां से चेक होगी? T3 और T4 से चेक होगी। हाइपर, ये हाइपर माने ज्यादा, प्यूबर्टी के समय ये अपने आप बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इस समय डेवलपमेंट के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो थोड़ा ये लिख रहा है कि अधिकतर
प्यूबर्टी के प्रारंभ में प्रत्येक लड़के एवं लड़की को वेरिएबल डिग्री ऑफ का थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट, माने इनलार्ज होता है, किसी का कम है किसी का ज्यादा, किसी का विजिबल होगा और नहीं होगा। ये जरूरत क्या है? टू मीट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग बॉडी डिमांड्स। हम लोग बोले थे कि बेसल बीएमआर मेटाबॉलिक रेट, ये जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है वो यहां से होनी है। तो अगर जरूरत पड़ी ज्यादा की तो वो अपनी एरिया बढ़ा लेगा और ये T3 T4 बनेंगे रिक्वायरमेंट में, और प्यूबर्टी गेन होने के बाद ये ग्लैंड वापस भी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा दिख सकता है कि किसी को लग रहा है थोड़ा बड़ा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो वापस अपने नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि T3 T4 जो जरूरत थी हायर वो रिक्वायर्ड हो गई। एक ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ कि बोथ द सेक्स आर इक्वली इन्वॉल्व इन प्यूबर्टी बिटवीन 30 to 40। 30 से 40 साल की एज में O2 की खपत बढ़ जाती है। O2 की खपत बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का खपत तब बढ़ेगा जब हमें हायर एनर्जी चाहिए, क्योंकि O2 ग्लूकोज से रिएक्ट करके एनर्जी CO2 और जल बनाता है। फिर वो मेटाबॉलिक ये रिएक्शन सेल पे जो होगा सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये बोलता है कि O2 बढ़ जाएगी, क्योंकि इस एज में आपकी जो वर्किंग है वो हाईएस्ट लेवल पे हो सकती है। बहुत सारे काम अब ज्यादा करेंगे, तो बहुत ज्यादा करने से क्या होगा? हमको प्रोटीन का कैटाबोलिज्म करना है, हमको प्रोटीन का कैटाबोलिज्म करना है। तो प्रोटीन के कैटाबोलिज्म के लिए हमको हायर ऑक्सीजन चाहिए, बीएमआर चाहिए। अगर ये नहीं है तो व्यक्ति थकावट महसूस करेगा और पल्पिटेशन होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो इसमें नर्वस सिस्टम ट्यूमर्स, बहुत सारे कंडीशंस आएंगे। इस ग्वाटर ग्वाटर का मतलब है कि यहाँ पर उसके गले में ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बढ़ी हुई मिलेगी और बहुत सारी ये कंडीशन होगी। खत्म करना है 9-10 पे सर ने ऐसा बोला है। चलिए थोड़ा सा फास्ट। हाइड्रोकैल्सिटोनिन और पैराथर्मोन, ये हम लोग अब उसकी बात ही किए थे कि ये पोस्टीरियर सरफेस में कैल्शियम मेटाबॉल, अभी जिसकी हम लोग जिस एक्टिविटी की हम लोगों ने चर्चा किया था कि वो कैसे कैल्शियम डिपॉजिट होगा और कैल्शियम डिजेनरेट होगा एक कैल्सियोटेनिन से पैराथर्मोन से, ये यही चीज हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि कैल्शियम डिपॉजिट कब होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। यहाँ ये कह रहा है इन की एक्टिविटी पर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई नियंत्रण नहीं है। TSH पे नियंत्रण है। TSH कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन ये कह रहा है कि जो थायरोकैल्सिटोनिन है, पैराथर्मोन है, इन दोनों हार्मोन का जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज करते हैं, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, इस एक्टिविटी पर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई नियंत्रण नहीं है। माने यह सीधे थायराइड ग्लैंड पर ही ट्रीट करके ये चीज किया जा सकता है, पैराथायराइड एंड थायराइड। ये इसी की हम लोग बात किए थे कि ये क्या क्या करेगा, किस सेल को सक्रिय करेगा, किसको नहीं करेगा। ये बोन में अस्थि डिपॉजिट करेगा, ये बोन से अस्थि निकाल दे, माने किसी सेल को ये निष्क्रिय करेगा, किसी सेल को सक्रिय करेगा। एंड रिजल्ट ये है कि ब्लड से कैल्शियम डिपॉजिट करना बोन पे या बोन से डिपॉजिट निकालना, बोन पे रखना है। कैल्शियम के कारण क्या क्या है? कैल्शियम का इंटेक करना है। हाइपोकैल्सिमिनिया, हाइपो माने कम। अगर इस हाइपोकैल्सिमिनिया का मतलब कैल्शियम आपके बॉडी में कम है, तो इसके लिए क्या क्या कारण है ये बोल रहा है। आप जो भोजन ले रहे हो उसमें कैल्शियम कम हो या न हो। दूसरा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम को, वहां पर एब्जॉर्ब न हो रहा हो, मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम। पहली केस भोजन में कैल्शियम नहीं है, दूसरा केस स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम एब्जॉर्ब न हो रहा हो या पैराथर्मोन अनुपस्थित हो। ये अनुपस्थित होने में क्या करेगा? ये अनुपस्थित होगा
तो डीजनरेट नहीं करेगा ब्लड को या रीएब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि ये हार्मोन डीजनरेट करता है बोन का या रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, तो वो नहीं है। तो 3 केस में कैल्शियम की कमी शरीर में हो सकती है। अगला, अस्थियों में मौजूद टोटल कैल्शियम का 5% हिस्सा गतिशील होता है। ब्लड कैल्शियम लेवल के घटने से टेटनी रोग उत्पन्न होता है, जिसमें निम्न लक्षण आते हैं: हाथ पैर की उंगलियां हट जाती है, कार्पोपेडल स्पैम्स, लेरेंजियल स्पैम्स, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टाइनल कोलिक, बालों का गिर जाना। ये रोग होंगे कब? जब आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी ब्लड में, माने आपके हाथ पैर ऐठेंगी, आपको बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, नोजिया होगा, वोमिटिंग। अब हम लोग ये नहीं समझते हैं कि उल्टी होने का रीजन कैल्शियम की शॉर्टेज भी हो सकती है, लेकिन ये कह रहा है डायरिया हो सकता है, इंटेस्टाइनल कोलिक हो सकता है। तो निम्न, अगर आपके कैल्शियम कम हो गए ब्लड में तो आपको नाखून कमजोर हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर भी हो सकता है। माने जो कैल्शियम है उनका ये कम कैल्शियम के ये लक्षण है। सर 5 मिनट और। हाइपर अगर बढ़ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम का शोषण इतना अधिक नहीं हो सकता कि ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़े। तो ये कह रहा है कि जितनी जरूरत होगी स्मॉल इंटेस्टाइन उतना एब्जॉर्ब करेगी। तो बढ़ेगा कैसे? पैराथर्मोन सक्रिय हो गया। अगर ये अति सक्रिय हो गया, जैसे ऊपर हम लोग बोले थे कि सक्रिय नहीं हुआ, अब बढ़ेगा कब? जब वो एब्जॉर्प्शन बहुत ही बढ़ा देगा पैराथर्मोन, या ब्लड को बोन को डिजेनरेट करेगा, या थायरोकैल्सिटोनिन जो कैल्शियम ये क्या करेगा? पैराथर्मोन बढ़ाएगा। कहां से? रीएब्जॉर्प्शन से रिजॉर्ब कर देगा और बोन को क्या करेगा? डिजेनरेट करेगा, बोन को डैमेज करके ब्लड में डालेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो ब्लड में अवेलेबल कैल्शियम है उसको वो क्या करेगा? बोन में डिपॉजिट नहीं कर पाएगा, तो उस केस में कैल्शियम बढ़ जाएगा ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ने के 2 रीजन हो सकते हैं, अगर पैराथर्मोन बहुत सक्रिय है या थायरोकैल्सिटोनिन अनुपस्थित है। ब्लड में 12% से ऊपर जो अगर ये हो जाता है तो ये, इस केस में क्या, कैल्शियम बढ़ने से देखिए नोजिया यहां भी है, नोजिया वहां भी है। कैल्शियम के चेंज होने से नोजिया होगा, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन है, टायर्ड, वरीड, मेमोरी वीक, मोर वाटर इनटेक। अगर आपका कैल्शियम ब्लड में बढ़ गया तो वाटर इनटेक बढ़ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर जब भी कैल्शियम की गोली खाने को देता है तो बोलता है कि अब ज्यादा पानी पीजिए या वो करिए, मीन्स की वाटर इनटेक बढ़ जाएगा कैल्शियम कम होने से। तो इनटेक ऑफ वाटर बढ़ जाएगा हाइपर कैल्शियम माने कैल्शियम में। तो ये हम लोग को जानना कि पैराथर्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन ये रिवर्स काम करते हैं। मसल्स वीक होंगी, कॉर्निया और कंजक्टिवाइटिस, कैल्शियम डिपॉजिट होने लगेगा, ये बहुत सारी चीजें होंगी। रेनल कैलकुलस, डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम इन हार्ट मसल्स, ये भी होगा। एक रिकेट होता है, 2-3 मिनट और ले लेते हैं सर। रिकेट एक डिजीज है जो बच्चों में पाई जाती है। उसका ये देखिए, रिकेट जो डिजीज है, अगर कोई बच्चा स्वस्थ है उसकी बोन ऐसी होगी, और अगर जिसको रिकेट डिजीज उसके बोन ऐसे होगा, बाहर की तरफ फैल जाएगा या अंदर की तरफ से। तो ये रिकेट जो है जो नॉर्मल बोन है वो ये है, और रिकेट रिकेट जो डिजीज है ये कैल्शियम की शॉर्टेज है। इसको हम लोग एक बार और देख ले, समय थोड़ा कम। डिसऑर्डर मेटाबॉलिज्म ऑफ PO4 कैल्शियम रिलेटेड टू विटामिन डी डिफिशियंसी। ये एक बार पढ़ लीजिएगा हम लोग।
हम लोग समाप्त करते हैं, कल टाइम होगा तो नेक्स्ट में थोड़ा इसको वापस रिविजिट कर लेंगे रिकेट को। तो क्यों होगा? इन कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब चीजों के इसको खत्म कर लीजिए तिवारी जी, मेटाबॉलिज्म। रिकेट वाला खत्म कर लीजिए, ये दोनों बहुत छोटा है, खत्म कर लीजिए, बाद में फिर आपका काफी बच जाएगा ना। नहीं हो जाएगा सर, अगर आप देख लें, क्योंकि आप बोले थे कि 9:10 होने वाला है। अभी होना, अरे तो कर लीजिए भाई, 1-2 मिनट कोई दिक्कत नहीं, हम तुरंत हम ऑन कर लेंगे, हमारा तो ऑन है ही। अच्छा, तो वापस उस पिक्चर पे चलते हैं। ये रिकेट नॉर्मली बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, मुख्य रूप से बच्चों का रोग है। तो बोन्स में ये डिफॉर्मेशन आता है। नॉर्मल अगर कोई बच्चा है तो देखिए उसका बोन इस तरह होगा, जिसमें जो गैप होंगे ना दोनों बोन्स के बीच में, इस फैशन में होंगे। लेकिन एक फैशन ये होगा कि जिसमें बच्चे का दोनों पैर बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये जो नी ज्वाइंट्स में इसमें देखेंगे तो गैप इनलार्ज हो जाएगा, और ये बोन्स जो है ना डिफॉर्म दिखेंगे। और ये दूसरी पिक्चर ये दिख रही है जिसमें ये सड़ जाएगा। तो ये जो रिकेट्स रोग है इसी के कारण आता है। क्या लिखा है इसको हम लोग पढ़ते हैं, ड्यू टू डिसऑर्डर्ड मेटाबॉलिज्म, PO4, कैल्शियम, विटामिन डी डिफिशियंसी, enlargement of epiphysis, swollen wrist, ankle। माने कैल्शियम से रिलेटेड और विटामिन डी से रिलेटेड ये रोग है रिकेट। तो कैल्शियम हमको अगर बच्चे में पूरा नहीं है, अगर उस कैल्शियम कैसे डिस्टर्ब होगा, तो कैल्शियम के डिस्टर्ब होने का रीजन होगी थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड, या इनटेक ऑफ कैल्शियम। दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। तो हम अपने बच्चे को जब भोजन कराएं तो कैल्शियम इनरिच्ड भोजन हो। अब इसका मतलब हमको ये नहीं कि लगातार कैल्शियम की गोली देना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी कैन गो फॉर हॉस्पिटल टू चेक द T3, T4, TSH, पैराथायरोन और कैल्सिटोनिन। माने ये दो जो चीज हम लोग बोले थे, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन, ये चेक कराना है कि कैल्शियम, और यूरिन में भी कैल्शियम है क्या, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन होना है। तो विटामिन डी सनलाइट से ज्यादा मिलती है, तो हम उसको सनलाइट में भी रख सकते हैं। जैसे कोई बच्चे को सनलाइट ही नहीं ले जाएगा, शायद हम लोग सुने क्या देखे हैं कि न्यू बॉर्न बेबी को इन द मॉर्निंग वो मदर जो है, जो दादी मदर होती है, वो आंख बचा के उसको सनलाइट में ले जाती है जब बिल्कुल पिंक कलर में सन होता है, वो विटामिन डी के लिए। तो अगर न्यू बॉर्न बेबी या छोटे बच्चे किसी में भी रिकेट्स की प्रॉब्लम कब आएगी? तब आएगी जब वो कैल्शियम इनरिच भोजन ना कर रहे हो, नंबर एक। उसका TSH या थायराइड ग्लैंड की एफिशिएंसी कम हो, पैराथायराइड ग्लैंड की एफिशिएंसी कम हो, तो इस केस में ये रिकेट होगा। रिकेट आपने समझा। दूसरा है एकोंडोप्लासिया, कल जो ड्रॉफ हम लोग पढ़े थे ना, कि जिसमें एबनॉर्मल हाइट हो जाती है, ये उसी से रिलेटेड एक डिजीज है। क्या कहती है? नॉर्मल स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस ए पर्सन इज ड्रॉप विथ, उसकी लंबाई और चौड़ाई डिफॉर्म रहेगी, उसमें इंटेलिजेंस होगी, स्ट्रेंथ भी होगी, लेकिन क्या होगा? 60 आर्म और 60 लेग होंगे विथ डेवलप ट्रंक। ट्रंक हम लोग धड़ को बोलते हैं, तो धड़ डेवलप होगा, आर्म और लेग 60 होंगी। और क्या कह रहा है? एन अपरेंट कर्वेचर ऑफ लॉन्ग बोन्स, नोज ब्रिज, जो लॉन्ग बोन है उनमें कर्वेचर आएगा। तो जो ये फीमर है, टिबिया फिबुला है, ये लंबी बोन है, तो इनमें इनको ज्यादा कैल्शियम चाहिए, फीमर को और टिबिया फिबुला को। माने फीमर को तो सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे लंबी बोन है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इनमें कर्वेचर मिलेगा लॉन्ग बोन्स में। नोज ब्रिज इज डिप्रेस, माने जो नाक वाली हड्डी होगी वो दबी होगी। ओस्टियोजेनेसिस, इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल ओस्टियोजेनेसिस। ठीक है सर, हो गया टाइम से 11 आपका। ठीक, बहुत बढ़िया। थोड़ा ख्याल रखना हम आपका। लोग इसी को देखिए, तिवारी जी ने बहुत विस्तार से और बड़े विस्तृत रूप से बताया है। आप लोगों को उतना
समझ लेंगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, और आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। हम लोग ज्ञान को बढ़ाएंगे और इस ज्ञान के विनिमय के आधार पर ही हम लोग अपने खेमका सर को श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि इस रूप में है कि जो उनका एक मोटो है वो पूरा होगा। कैसा मोटो क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू। प्रणाम सर। बहुत बढ़िया तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर।